आज के दौर में जिन हस्तियों को, जिन महिलाओं को अपने प्रतीक के रूप में, प्रतिनिधित्व के बेस्ट रूप में देखती हैं, स्मृति जी उनमें से एक है। न सिर्फ अभिनय की वजह से, लेकिन राजनीति के साथ साथ भी वो लड़कियां जो पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं, शायद उनके मन में भी सपना ही होता है कि स्मृति जी जैसा बोलना सीखना है, ऐसी स्पीचेस देनी है, ऐसे अपने आप को पब्लिक लाइफ में कैरी करना है। तो मैं बोलती चली जाऊंगी, बहुत कुछ है कहने के लिए। तो इसीलिए अगले 1 घंटे में आज जो यहाँ पर संवाद होने वाला है ना, उसमें पॉलिटिक्स की बातें भी होंगी, स्मृति जी के संघर्ष के दिनों की बातें भी होंगी, और आपके लिए बहुत सारे टिप्स भी होंगे जो किस्से कहानियों के रूप में आएंगे। लेकिन स्मृति जी, शुरुआत में सबसे पहले शुभकामना के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अमेठी में गृह प्रवेश किया है, और गृह प्रवेश अपने आप में एक बहुत ही पर्सनल एहसास होता है किसी के लिए कि आप अपने घर में कलश लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा गृह प्रवेश था जो राजनीतिक सुर्खियों के केंद्र में भी था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके लिए अमेठी में इस गृह प्रवेश के क्या मायने थे? अमेठी तो 2014 में ही घर बन चुका था। फर्क ये था कि तब कमरा किराए का था। फर्क ये था कि तब कुछ लोगों ने कहा कि मैं अस्थायी हूँ। फर्क ये था कि 2014 में कमरे को किराए देने पर भी लोगों को झिझक होती थी, क्योंकि उन्हें इस बात का संदेह था कि चूंकि मैं उनके घर के किसी एक कोने में, एक कमरे में रहूंगी, तो कहीं प्रतिशोध की आग में कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के माध्यम से वो झुलस न जाए। मुझे याद है 2014 में जब मैं पहली बार प्रत्याशी के नाते अमेठी आई, तब पूरे जनपद में जब रहने को जगह नहीं मिली, तो गौरीगंज में खेत के मध्य में एक सीमेंट का गोडाउन था। तो हमें एक वरिष्ठ कार्यकर्ता उस गोडाउन के समक्ष ले गए और कहा कि दीदी, इसके ऊपर एक कमरा मिल सकता है। और गोडाउन के ऊपर के उस कमरे से सीमेंट की बोरियों के मध्य में से एक राजनीतिक सफर की शुरुआत। मुझे आज भी याद है, हम 4-5 महिला कार्यकर्ता थी। उनमें से कई ऐसे परिवारों से थी कि उन्होंने जीवन में कभी फर्श पर सोना ये कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कार्यकर्ता का जोश कुछ ऐसा है कि जब उन्हें पता है कि पथ कठिन है और कार्यक्रम की क्षमता के आधार पर इतिहास लिखना है, तो उन्हें वो ज़मीन भी, वो फर्श भी मंजूर हो गया, टपकती छत भी मंजूर हो गई। और जिसने जीवन में कभी अनुभव किया है फर्श पर सोने वाला, उसे पता है कि कीड़े मकोड़े भी उसके संग चलते हैं। तो कार्यकर्ताओं की उस चेतना से, कार्यकर्ताओं की उस प्रेरणा से आज यहाँ तक पहुँच पाई। कल आपके इस मंच पर शायद एक मेहमान रहे होंगे, उप मुख्यमंत्री जी। मुझे आज भी याद है कि 2019 में जब वो प्रचार में आए थे, तो लोगों से मिलने पर उनको ये कहा गया था कि दीदी किराए के घर में रहती हैं, इनसे कहिए अपना एक मकान बनाए। तो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं वादा देता हूँ कि दीदी घर बनाएगी। अब भाई के मुख से निकल गया वचन, तो बहन को तो पूर्ति करनी ही है। इसलिए मेरा ये सौभाग्य रहा कि इतनी क्षमता रही, इतना सहयोग रहा परिवार का, कि एक घर उस जगह पर बनाया जिसने मुझे अपना परिवार बनाया। तो मेरे लिए 10 साल की यात्रा का एक अहम पड़ाव है, एक अहम अंश। आपने इतनी खूबसूरती के साथ अमेठी की ये पूरी यात्रा और वहाँ पर घर बनना कैसे अपने आप में एक पड़ाव रहा आपके राजनीतिक जीवन में भी, निजी जीवन में भी, और एक लर्निंग रहा, उसको बड़ी ब्यूटीफुली यहाँ पर एक्सप्लेन किया। लेकिन अमेठी का जो खाका आपने खींचा, उसमें अमेठी के पिछड़े होने की भी एक तस्वीर जो है आपकी बातों में झलकी है। थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाहूँगी। जब आपको पहली बार ये बताया गया ऑफिशियली कि आप अमेठी अब जा रही हैं और आपको वहाँ चुनाव लड़ना है, तो वो पहला क्षण आपके लिए कैसा था अमेठी को लेकर? मुझे जब मेरे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि उन्होंने निर्णय किया है कि मैं अमेठी से प्रत्याशी रहूँगी, मुझे आज भी वो शाम याद है। 22 मार्च की शाम थी, जब लगभग 10:30 बजे मुझे फ़ोन आया था। मैंने अनुमति मांगी अपने नेतृत्व से कि मैं एक बार घर फ़ोन करके पूछ लूँ
ये सवाल कुछ लोगों को अटपटा लगा होगा, जो लोगों के मन में ये भावना है कि महत्वाकांक्षी महिलाएं या राजनीति में नेतृत्व देने वाली महिलाएं इस प्रकार का प्रश्न नहीं करेंगी। लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि अमेठी की लड़ाई कोई साधारण राजनीतिक लड़ाई नहीं है। उसका खामियाजा मात्र मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। आपको शायद आज एहसास ना हो, लेकिन 2014 में जब मुझे प्रत्याशी के नाते भेजा गया, तब केंद्र में सोनिया गांधी की सरकार थी, प्रदेश में सपा की सरकार थी। दोनों तरफ दो खिंची हुई तलवारों के मध्य में मुझे अमेठी में प्रवेश करना था। ये भी याद था मुझे कि अमेठी वो क्षेत्र है जहाँ चुनाव में उम्मीदवार की हत्या होती है या उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती है। और मुझे आज भी याद है, जब मैंने परिवार को फ़ोन करके ये प्रश्न किया तो मुझसे पूछा गया कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या करोगी, क्योंकि 10 साल पहले एक बच्चा 9 साल का था, एक बच्चा 11 साल का था। तो पति पत्नी ने बैठकर निर्णय किया कि आप कभी मत आइएगा अमेठी, क्योंकि दोनों में से एक बचना चाहिए बच्चों के लिए। तो आज मैं सार्वजनिक इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि आज जीत के बाद जब विशेषतः आप सुनते हैं, हम कहते हैं 400 पार होने वाले हैं, ये समझना भी थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है कि 2014 में वो मंजर क्या रहा होगा। 9 साल का बच्चा और आप पति से कह रहे हैं कि ये निर्णय करना है अभी के अभी, और ये निर्णय होता है कि परिवार से कोई नहीं आएगा ताकि परिवार शारीरिक रूप से सुरक्षित रहे। ये भी कहना कि कटाक्ष होगा, किसी को कुछ नहीं कहना है, भद्दी बातें कही जाएंगी, सबको चुपचाप सहना है। तो परिवार में बड़ों को बिठाना साथ, बच्चों को लेना और ये समझाना उस वक्त वो अपने आप में जीवन की एक अलग किताब है। तो वहाँ से अमेठी का सफ़र शुरू हुआ और ये चर्चा हमारे घर में मात्र 1 घंटे की ही रही, क्योंकि माता जी और मेरा जो मायका है वो संघ की पृष्ठभूमि से है। तो निर्णय लेने में बाकी कोई आइडियोलॉजिकल कठिनाई नहीं थी। परिवार की दृष्टि से एक इमोशनल और लॉजिस्टिकल जो चुनौती थी, तो मुझे आज भी याद है कि वो 1 घंटा, उस घंटे में जो पारिवारिक निर्णय, एंड द रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री। 1 घंटे बाद फ़ोन किया पार्टी के नेतृत्व को, लगभग 11:30 बजे थे रात के 11:40, और कहा कि सर मैं लड़ूंगी अमेठी से। क्या बात है। और हिस्ट्री भी ऐसी जो 2019 की राजनीति की दुनिया में सबसे बड़ी हेडलाइन थी, और ऐसी हेडलाइन थी कि अब उसके बाद 2024 में क्या हेडलाइन मिलेगी वो देखना होगा, क्योंकि हम लोग अखबार में आने वाले हैं आज ही कि जिन्होंने अमेठी छोड़ दिया 19 में, अब वो वायनाड छोड़ने की तैयारी में। अच्छा, अब तक खबरें पहुंच रही हैं ऐसे? अब अमर उजाला के मंच पर आई हूँ, अगर मुझ तक खबर ना पहुंचे तो लानत है। 2024 में अमेठी से कौन लड़ेगा स्मृति जी के सामने? खबर पहुंच रही है? बताएगा भाजपा से कौन लड़ेगा। देखिए, बहुत आसान होता है जब आप एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करा लें। एम्बिशियस होना और सुपर कॉन्फिडेंट होना और मर्यादा लाना बहुत मुश्किल होता है ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के बावजूद। मैंने गत 5 सालों से, जब से मुझसे ये प्रश्न किया गया है, एक ही उत्तर दिया है। 24 में अमेठी से कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी से। उसका निर्णय बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। मैं ऐसी कोई घोषणा नहीं करूंगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है मर्यादा का उल्लंघन ना करें। लेकिन इतना आश्वस्त कर सकती हूँ कि लड़ेगा चाहे जो भी, 400 पार के आंकड़े में एक कमल का फूल पुनः अमेठी से जाएगा। चलिए, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि स्मृति जी भी होंगी अमेठी से, तो उनके सामने क्या प्रियंका गांधी हो सकती हैं? ऐसी कुछ खबरें पहुंच रही हैं आप तक? अगर राहुल जी इच्छुक नहीं है तो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आप अमेठी का राजनीतिक विश्लेषण करें तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक कमान कांग्रेस पार्टी में श्रीमती वाड्रा के हाथ में थी। उस वक्त भी अमेठी की 5 में से 4 विधानसभा में श्रीमती वाड्रा और उनके भाई राहुल गांधी दोनों मिलकर प्रचार करने आए थे। जिन 4 सीटों पर वो अमेठी में प्रचार करने आए, जब राजनीति की और
पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की कमान श्रीमती वाड्रा के हाथ में थी, तब उन चारों सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। अगर आप 2019 का आंकड़ा निकालें, कांग्रेस का प्रत्याशी अकेले तब भी नहीं लड़ा था। आज इंडिया अलायंस सुर्खियों में है, लेकिन हमने अमेठी में इंडिया अलायंस को 2019 में ही हरा दिया था, क्योंकि तीनों राजनीतिक दल इकट्ठे हुए थे। तब 4 लाख से कुछ ज्यादा वोट पाए थे। शायद ही किसी ने ये राजनीतिक विश्लेषण किया हो कि 19 के चुनाव में जो वोट भारतीय जनता पार्टी को अमेठी में मिले, वो अमेठी के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट्स थे किसी प्रत्याशी के लिए। मतलब 19 में ही हमने गांधी परिवार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। आज अगर आप 2022 के चुनाव की समीक्षा करें और कांग्रेस को कितने मत मिले, वोट्स मिले, तो पूरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के महज 1,40,000 वोट बचे हैं। मगर 4 जमानतें जब्त कराने के बाद पूरी लोकसभा में 1,40,000 वोट्स लेने के लिए वो आना चाहते हैं, तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन मैंने जितना अनुभव किया है, उनकी राजनीति को जितना देखा है, जहाँ संघर्ष है वहाँ वो कदम नहीं रखते हैं। इन दिनों लेकिन एक और नारा जो है वो गूंज रहा है। एक तरफ जब 3 विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, उसके बाद मोदी की गारंटी, ये लगभग बीजेपी के हर पोस्टर्स में और हर जगह कहा जा रहा है और स्लोगन ये काफ़ी फेमस होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो लेकर निकल पड़े हैं मोहब्बत की दुकान। जिन दिन में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में थी, उस दिन अमेठी में भी जो है काफिला निकला है। तो मोहब्बत की दुकान वर्सेस मोदी की गारंटी 2024 में इसके कुछ मायने हैं आपके लिए? नहीं, बिल्कुल मायने हैं। मुझे लगता है पहली बार गांधी खानदान ने स्वीकार किया है कि राजनीति उनके लिए किसी दुकान से कम नहीं है। पहली बार गांधी खानदान ने ऐलान किया है कि राजनीति उनके लिए बिजनेस है। राजनीति मोदी के लिए सेवा का माध्यम है। तो जो खुद ही को चिन्हित करके दुकानदार बताता है, जनता उसको वोट क्यों दे ताकि वो उनके भविष्य का सौदा करे। चलिए, ये विपक्ष को लेकर आपने जो टिप्पणी की, क्या हो सकता है ये भी हेडलाइंस का हिस्सा होगी, आगे जाएगी। लेकिन अब मैं लौटना चाहूँगी कुछ और बातों की तरफ। आपकी जो लाइफ जर्नी है उसे लेकर, पहले जॉब, मीडिया, क्योंकि मीडिया में मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पर जानते हैं कि स्मृति जी का एक ब्रीफ पीरियड ही सही, लेकिन मीडिया के जानते हैं आप। और कितनी महिलाएं जानती हैं या ऑडियंस में? अच्छा, काफी ठीक ठाक नंबर है। वो सास बहू वाला जानते हैं, मीडिया वाला नहीं जानते। तो मीडिया के बाद एक्टिंग से पॉलिटिक्स, फिर सेंटर में मिनिस्टर, तो एक अच्छी खासी लंबी ये जर्नी रही। लेकिन आज जब आप पीछे पलट कर देखती हैं, सबसे चैलेंजिंग पीरियड इसमें से कौन सा था, या लर्निंग पीरियड बहुत लोग जिसने आज के जीवन को शेप किया? बहुत लोगों को ये खुशफहमी है कि मेरी मीडिया की यात्रा और पॉलिटिक्स की यात्रा भिन्न थी। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं WHO की USAID की एम्बेसडर रही, हिंदुस्तान में राजदूत रही। उम्र तब मेरी 23 साल की थी। और तब चूंकि मैं राजदूत की मुद्रा में WHO का कार्य कर रही थी महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, तो राजनीति में मेरा होना असंभव था। मैं 25 से 26 साल की उम्र में राजदूत का अपना कार्यकाल समाप्त कर फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आई। मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा जब मैं 27 साल की थी। तो ये सोचना कि दोनों मुख्तलिफ चीज़ें रही मेरे जीवन में, वो सत्य नहीं है। ये भी कहना आज इस मंच पर उचित रहेगा कि कुछ लोगों ने मुझे पॉलिटिकली डिस्कवर किया जब मैं अमेठी लड़ने गई। इसलिए उन लोगों के मध्य में ये जानकारी नहीं थी कि मैं तब तक 2 बार राज्यसभा की सांसद रह चुकी थी। उनके मध्य में ये जानकारी नहीं थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश की पार्लियामेंट की एक यूनियन होती है। उसमें एशिया पैसिफिक रीजन में मुझे यूनानिमसली इलेक्ट किया गया था ताकि सीरियन जो क्राइसिस था, कॉन्फ्लिक्ट था, उसके संदर्भ में रेजोल्यूशन को मैं ड्राफ्ट कर सकूं। तब मैं 35 उसके उम्र के आसपास थी।
बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव, 5 बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जानकारी नहीं थी? बहुत मतलब ये तो काफी पब्लिक इसमें राज्यसभा का अमर उजाला के पाठक काफी विद्वान हैं तो उनकी नजर में ये था, लेकिन ये एक सत्य नकारा नहीं जा सकता कि लुटियंस मीडिया जो थोड़ा कटी हुई है कुछ रियलिटीज से, उनके लिए चर्चा में ये आया कि ये कहाँ से आ गई महिला, अरे राहुल गांधी से लड़ ली तो क्या तीर मान लिया, तो मैं उनके संदर्भ में कह रही हूँ। तो मेरी दोनों जर्नीज एक साथ रही और संग ब्याह भी हो गया, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तो अगर आप कहें कि टफेस्ट मोमेंट क्या रहा, पल क्या रहा, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अपने आप को उस दृष्टिकोण से देखती तो यहाँ तक पहुँच पाती। मेरे लिए गौरव का विषय था कि मेरे पास एक मौका था अपनी प्रतिभा को दर्शाने का मीडिया में, मेरे पास एक मौका था राजनीति में योगदान देने का, और मेरे पास मौका था कि अपने परिवार का मैं भरण पोषण कर सकूं। तो मैं वो महिला हूँ जिसने गरीबी का मुख सालों साल देखा है। तो अगर सर पर छत हो, अच्छी नौकरी हो और देश में आप अपनी सेवा दे सकें तो इससे उत्तम जीवन हो नहीं सकता। मेरे लिए वही पर्याप्त है, कोई भी विषय की चुनौती का विषय नहीं है। आपने संघर्षों का या गरीबी का जिक्र किया, और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाशिए पर हैं या जो तकलीफ से भरा एक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपने उन संघर्षों को कैसे अपनी कामयाबी के लिए एक कारपेट बनाया या उसको एक अपनी हिम्मत बनाई। मैं चाहूँगी उससे जुड़ा कोई किस्सा आप जरूर बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कोई आपकी घटनाएं जीवन की पुरानी होती हैं, वो बाकी लोगों को भी कई बार मुश्किल समय में संभल लेती है। ऐसी कोई बात अगर उस दौर की ध्यान है? देखिए, मैं 7 साल की थी जब हमें घर छोड़ना पड़ा था, और मुझे आज भी याद है, माँ के साथ हम 3 बहनें थी, और जब घर से छोड़ना नहीं लिटरली निकाला जा रहा था तो उस घर के सामने मैं खड़ी रही। मेरी माँ मुझे साइकिल वाली रिक्शा होती थी, आज होती है कि नहीं पता नहीं, खींचते वक्त उन्होंने कहा चलो क्या ताक रही हो घर को। तो मैंने माँ से कहा पलट कर कि एक दिन आएगा जब मेरी औकात इतनी होगी कि जिस घर से तुझे निकाला है वो खड़ी खड़े हो। तो उस वक्त मुझे आज भी याद है, कस के एक चांटा पड़ा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि हम एक ऐसी आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं जहाँ पर ये सपने न कोई देखता है न ऐसे सपने कोई बयां करता है। शायद उनको इस बात की तकलीफ थी कि इतनी छोटी उम्र में मुझे ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए ताकि दिल ना टूटे। आज क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं इसलिए मुझे ये समझ आता है कि एक पेरेंट अपने बच्चों को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके ही एम्बिशन से। मेरे जीवन में दूसरा वाक्य तब आया जब मैं अपने परिवार के संग उसी घर के सामने लड़ी, आज से लगभग 15 साल पहले, और मैंने उस घर को देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि जो घर मुझे महल सा लगता था वो एक्चुअली एक ड्राई क्लीनर की लॉन्ड्री वॉशरूम थी। सुपर ड्राई क्लीनर्स है आर्य समाज मंदिर के पास गुड़गांव में, न्यू कॉलोनी में, और ड्राई क्लीनर की जिसकी दुकान है वो भागा भागा आया, कहा आप यहाँ रहती थी। तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे माता पिता एक ड्राई क्लीनर की लॉन्ड्री में रहते थे। तो मुझसे मेरे परिवार ने कहा खरीदना है घर। मैंने कहा नहीं, कोई अपनी बदकिस्मती को नहीं खरीदता। तो मुझे लगता है कि 7 साल की उम्र में जहाँ से निकाला गया हो वहाँ आप लौट पाओ क्षमतावान बनकर, वही प्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मुझे ये भी लगता है कि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा, आज आपकी महिला संपादक ने कहा, ये आंकड़ा नहीं है, ये हकीकत है, बहुत लोगों का जीवन है जो परिवर्तित हुआ है। और मैं उससे अपने आप को जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी एक वक्त वो आंकड़ा थी। सही बात है। और मुझे लगता है जिस तरह से आपने अपने जीवन की इन घटनाओं को आज जितनी खुलकर बेबाकी के साथ आज इस मंच पर रखा, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी लड़कियां होंगी, यंग लड़कियां शायद, जो उस भावना के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने कभी भी विक्टिम बनना मंजूर नहीं किया। मैं ये बात खुलकर इसलिए भी कह रही हूँ
क्योंकि जब हम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं और जीवन के उन आर्थिक सामाजिक पड़ाव से उत्तीर्ण होते हैं, तब कई लोगों को एक खुशफहमी होती है कि हम सब अच्छा अच्छा बोलें ताकि हमारा जो वैभव है वो बना रहे। मैं संभावनाओं का प्रतीक हूँ कि अगर महिला ठान ले तो अपने दम पर, बिना अपने संस्कारों को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, बिना झुके हुए, और कई बार हमें कहा जाता है महिला हो या पुरुष थोड़ा झुकना सीखो, ये मुझे छुटपन से सिखाया जा रहा है। मैं सखत रीढ़ की हड्डी के साथ सीधा मर पाऊँ, ये मेरी अभिलाषा है। झुको तो बड़ों के सामने विनम्रता के भाव से झुको, झुकूँ तो छोटों को दिलार करने के लिए झुको। इसलिए ना झुको क्योंकि सामने वाला मुझसे ज़्यादा ताकत रखता है या विनम्र रखता है। स्मृति जी, देश में आप बहुत अच्छे वक्ताओं में से एक मानी जाती हैं। संसद में जो मुखर आवाज़ें बोलती हैं उनमें से आपको एक माना जाता है। कई बार सुषमा जी से इंस्पिरेशन के रूप में देखा जाता है कि सुषमा जी बोलती थी, अब स्मृति जी बोलती हैं। ऐसी भी हम वाकई अक्सर लोगों से सुनते हैं, जो ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन लेजेंड है। देखिए, मेरी जनरेशन का अनुभव, मेरी जनरेशन का स्ट्रगल थोड़ा अलग है। सुषमा जी के जनरेशन ने तब संघर्ष किया जब भारतीय जनता पार्टी में होना अपने आप में दुर्लभ दृश्य होता था। आइडियोलॉजी के लिए संघर्ष करने के लिए बहुत सारे साथी नहीं मिलते थे। मीडिया से भी मुखातिब होना ये आसान नहीं था। तो उनकी शैली, उनका योगदान भिन्न है, और मुझे लगता है कि अगर मुझे मेरा नाम उनके साथ एक ही आप वाक्य में लेती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी तौहीन है। इसलिए सुषमा जी का अपना लेजेंड है, उनका अपना योगदान है, और मेरी अभी तक औकात नहीं हुई है कि मैं एक ही सेंटेंस में उनके साथ नाम मेरा लिया जाए। चलिए, ये आपकी विनम्रता है, लेकिन जैसा हम आम लोगों के बीच सुनते हैं उस बात का हम जिक्र भी करते हैं कई बार। लेकिन जब मैं आपकी स्पीचेस की बात कर रही हूँ, आपके बोलने के अंदाज की बात कर रही हूँ, ये पॉइंट मैं स्पेसिफिकली इसलिए लेकर आई हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ जो पॉलिटिक्स में आने का सपना देखती हैं, और महिलाओं को जब रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि संसद में खड़े होकर आप किसी इंपॉर्टेंट विषय पर सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, या इवन अगर विपक्ष में भी हैं तो वहाँ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, एक अजीब सी धारणा मैं कह लूँ इसे, कि ये माना जाता है कि अगर कोई अभिनय की दुनिया से आ रहा है, या अगर कोई मुंबई जैसे एक मेट्रो सिटी में जिसको ड्रीम सिटी कहा जाता है वहाँ रह रहा है, और मुंबई की जो भाषा है उसके मुकाबले जो भाषा आज जिसमें आप बात करती हैं वो एक दिन या 2 दिन या 3 दिन का सफ़र नहीं हो सकता। उसके लिए भी कैलकुलेटिव तरीके से सोच समझ कर तैयारी या प्रिपरेशन कभी आपने की, या ये आपके पास नहीं पता था आपका संवाद क्या होने वाला है? अब तक जो भी किया, जो भी कहा, वो कैलकुलेटेड नहीं है। और शायद ही भाषा के लिए तैयारी की। मेरे दादा मुरादाबाद के हैं, तो शायद उनको क्रेडिट आप दे सकती हैं। तो कई लोगों को एक और गलतफहमी हुई कि बम्बई से आई है, और जब पूरब में आए तो लोगों को पता चला अरे ये तो पश्चिम की पैदाइश है। तो दादा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, दादी महाराष्ट्र से हैं, नानी असम डुगरी से हैं, नाना बंगाल से हैं, पतिदेव गुजराती पारसी हैं। तो भाषा का अभाव नहीं है। मिनी इंडिया घर पे ही है। नहीं, भाषा का अभाव है। दूसरा, हम एक गलतफहमी ज़रूर पालते हैं कि जो हमें सुन रहा है, जो हमें देख रहा है, वो अपने अनुभव से टटोल नहीं पा रहा कि हम कितना सच बोल रहे हैं, कितना साफ बोल रहे हैं। मैंने जीवन में हमेशा एक ही अपने लिए रूल रखा कि जिससे आप बतिया रहे हैं उसके साथ कम से कम डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ पेश आएँ, क्योंकि वो आपकी आंख से आप मिलाकर जान सकता है कि आपके दिल में क्या है और मुंह पे वही है क्या जो दिल में है। क्योंकि मैं फर्क नहीं रखती, शायद इसीलिए लोगों को मेरा बोलना भाता है। दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में त्रुटि ना करे ये संभव नहीं, गलती ना करे ये संभव नहीं। अक्लमंद वो व्यक्ति, और इसमें कैलकुलेशन का विषय नहीं आता,
जेन्युइनली अक्लमंद वो व्यक्ति है जो समाज की उदारता को समझे और अगर गलती हो तो विनम्रता से माफ़ी मांगे। इस देश का दिल बहुत बड़ा है, वो अच्छे अच्छों को माफ़ कर चुका है। बस फर्क ये है कि क्या आप में वो विनम्रता का भाव है कि नहीं। तो मैं कभी क्लेम नहीं करती कि मैं जो बोलूँगी वो बिल्कुल सही होगा। संभवतः कहीं अगर कोई रिसर्च है या हर वक्ता को ये सावधानी रखनी चाहिए। चलिए मैं अपने सवाल को थोड़ा सा और मोल्ड कर देती हूँ। आप स्पीच देने से पहले तैयारी करती हैं या कुछ डेटा कलेक्ट करना है मेरी क्या, क्योंकि मुहावरे आते हैं एक के बाद एक या एक अंदाज होता है बोलने का। जो यूपी वाले हैं उनका अंदाज बयान ही ऐसा है, क्या कीजिएगा। चलिए यूपी वालों की जय हो फिर तो। लेकिन ये भी सत्य है कि प्रभु की असीम कृपा रही है कि अगर मैं कहीं कोई छंद पढ़ लूँ, कोई डेटा पढ़ लूँ तो आजीवन मुझे याद रहता है। मुझे आज भी याद है पिताजी अगर किसी का मतलब मैं चलता फिरता उनका टेलीफोन और मैसेज बुक हुआ करती थी, कोई नंबर याद करना होता था वो कहते थे स्मृति को बुलाओ उसको याद होगा। तो शायद ये बचपन से ही आदत, नाम के अनुरूप, हाँ नाम शायद इसीलिए स्मृति रखा गया। दरअसल मेरा नाम मेरे नाना ने स्मृति रखा था, जो बंगाली स्मृति। मेरे पिता पंजाबी हैं तो स्मृति बोल नहीं पाए और पिता ने नाना से कहा जिंदगी भर लड़की का नाम नहीं ले पाएंगे इसलिए स्मृति कर दिया गया। लेकिन डेटा याद रहता है, अनुभव याद रहते हैं और इसीलिए मैंने आज तक मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीच लिख के बोलने वालों से मैं नहीं हूँ। वो शौक सिर्फ गांधी खानदान के कुछ लोग रखते हैं। चलिए स्पीचेस की बात हुई, लेकिन फिर समय में थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। तो आज ऐसा ना ये पास्ट प्रेजेंट ही चलता रहेगा है ना, सभी लोग इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखें। तो हम देखते हैं कि जब अभिनय की दुनिया में लोगों ने आपको एक लंबे समय तक देखा, आप घर घर का नाम बने, जॉब से अभिनय, फिर अभिनय से राजनीति। आज के दौर में भी हम ये देख रहे हैं, इवन आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अभिनय के क्षेत्र से आए लेकिन उन्होंने अभिनय को कंटिन्यू भी रखा। क्या आप कभी मिस करती हैं कि हाँ थोड़ा मैं एक्टिंग में और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, या अगर कोई बहुत अच्छा कभी रोल आए, कभी ऐसा ख्याल मन में आया या बिल्कुल भी? देखिए इस 140 करोड़ के देश में भारत की सेवा देने के लिए देश की संसद में चुना जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सांसदों के उस जमघट में, काउंसिल में नहीं बल्कि कैबिनेट में मौका मिले, वो भी अपने आप में किसी सौभाग्य से कम नहीं। तो कौन है जो सेवा और सौभाग्य दोनों को ठुकरा कर पलट कर जाता है?